जय हिंद साथियों। आज मैं महत्वपूर्ण विषय हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ, जो कक्षा 10वीं में 50 मार्क्स का पूछता है। उसके अलावा 12वीं में इंटरमीडिएट का जो बोर्ड होता है उसमें भी 50 नंबर का पूछता है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज हम हिंदी व्याकरण का फर्स्ट अध्याय वर्ण विचार को लेकर आए। वर्ण परिचय। वर्ण परिचय मतलब वर्ण या अक्षर, है ना। अक्षर का मतलब होता है अ मतलब नहीं, अ मीन्स नहीं और क्षर मीन्स विनाश। क्षर मीन्स विनाश, अ मीन्स नहीं और क्षर मीन्स विनाश। अर्थात जिस वर्ण का विनाश न हो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, है ना। देखेंगे हम लोग तो क्या कहता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, जैसे कहलन, खलन, हलन, अ, इ इत्यादि, है ना। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो, जैसे कहलन, हलन, खहलन इत्यादि। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चलिए आगे देखते हैं। लिपि। लिपि के बारे में जानते हैं। कहता है कि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी। देवनागरी आप लोग जानते हैं कि किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी कौन लिपि में लिखा जाता है ना? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऐसे ही इसको लिपि कहते हैं, मतलब लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि हिंदी में कुल 12 वर्ण होते हैं। सबसे वेरी इंपोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आता है ना। क्या? कि हिंदी में कुल 12 वर्ण होता है। उसके बाद आगे देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? कहता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। यह हो गया वर्णमाला। ठीक है, जान रहे कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे अब हम देखेंगे वर्ण। वर्ण कितने प्रकार का होता है? वर्ण 2 प्रकार का होता है। वर्ण 2 प्रकार का होता है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। ठीक है, हम लोग जान गए। सबसे पहले जाने कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो, अर्थात जिसका विनाश नहीं हो, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कहलन, हलन इत्यादि। उसके बाद हम लोगों ने जाना लिपि के बारे में, है ना, कि लिपि किसे कहते हैं, मतलब लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 12। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बहुत इंपोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए आप जानेंगे कि वर्ण कितने प्रकार का होता है। वर्ण 2 प्रकार का होता है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो चलिए हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानते हैं। स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। मतलब स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। इन सब का अगर हम उच्चारण करते हैं तो दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होता है। जैसे अभी बोलकर देखिए, अ बोलेंगे तो मालूम चलता है कि हमारे कंठ से जो आवाज आती है केवल अ की आती है, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इसीलिए क्या होता है? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है।
तो स्वर वर्ण की संख्या होती है 11। सबसे इंपोर्टेंट है ना, बार बार एग्जाम में 10वीं में हो चाहे इंटर में हो बार बार आता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा, यहाँ पूछेगा संख्या, क्या पूछेगा, संख्या, संख्या कितनी होती है तो 11। लेकिन अगर प्रकार पूछेगा कि स्वर वर्ण कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं तो कहेंगे 2 प्रकार के। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होंगे तो कहेंगे कि 2 प्रकार का, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। लेकिन पूछेगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो स्वर वर्ण 2 प्रकार का होता है, एक मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में किसके किसको रखा गया है, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु, ए और औ, ये सबको किस में रखा गया है तो मूल स्वर में रखा गया है। आपसे पूछेगा बार बार कि ह्रस्वी कौन सा स्वर है तो मूल स्वर। ठीक है, अब जानेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब क्या होता है, एक या एक से, 2 या 2 से अधिक, है ना। तो ये जो है ए और औ, ए और औ जो है संयुक्त स्वर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए जो है किनसे बनता है, अधन ए, अधन ए से ए, औ अधन ओ से औ बनता है। तो ये क्या हो गया, संयुक्त स्वर, है ना। और मूल स्वर ये हो गया। जान गए कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। लेकिन पूछेगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 11। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि मूल स्वर। हम लोग स्वर के बारे में जान गए, स्वर वर्ण के बारे में कि स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। आगे हम लोग देखेंगे अब मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मूल स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, कौन होता है, ह्रस्व स्वर वो होता है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। क्या कहता है ह्रस्व स्वर के बारे में कि जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है अथवा एक मात्रा लगती हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मात्रा लगती हो। जिस स्वर के मात्रा में एक मात्रा लगती हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षी, हर्षु, री, ये सब क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर हो जाएगा, है ना। ह्रस्व स्वर में क्या होता है, कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी नाम लिखना रहता है तो हम लोग देखते हैं कि हर्षिकार होगा कि दीर्घिकार होगा, है ना। जैसे कि हम लोग लिखते हैं रवि, क्या लिखते हैं, रवि। अब रवि लिखते हैं तो कोई बच्चा लिख देता है कैसे, र दीर्घिकार वी, है ना। उसे पता नहीं चलता है कि इसमें हर्षिकार लिखे कि दीर्घिकार। तो हमें यहाँ से उच्चारण करना होगा कि रवि। अगर वी बोल के देखते सीधे रवि, जल्दी बुला जाता है। तो जल्दी बुलाने का मतलब है कि कम समय लगता है ना। तो रवि लिखाएगा हर्षी से। ठीक है, आगे देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। याद रखिएगा, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगे, अर्थात 2 मात्रा जिसमें लगती है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक ना, जैसे आ, दीर्घी, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, ये सब देखिएगा 2 वर्ण की सहायता से बना हुआ है। जैसे अधन अ, दीर्घी, ईधन ई, दीर्घु, उधन उ, इसी तरह के सब होता है। ये सब क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। दीर्घ स्वर कौन कौन हो गया, आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ओ और औ, ये सब हो गया दीर्घ स्वर। ठीक है, हम लोग जान गए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, सॉरी, हम लोग जाने हैं कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है मूल स्वर। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का, एक होता है मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर। मूल स्वर को आप 2 भागों में बांटा गया है, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है व्यंजन वर्ण। जान गए कि वर्ण किसे कहते हैं,
वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। वर्ण दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में हम लोग जान गए, अब जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है देख लीजिए, इसको हम अंडरलाइन कर दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि वैसा वर्ण जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है ना, या दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क हम लोग बोल के देखेंगे क तो क से देखिएगा कि आवाज आता है लास्ट में अ। इसका मतलब है कि क जो है क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण हो जाएगा। द बोल के देखिए तो द में अ भी सुनाई देता है, ये क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। अर्थात व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता या दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती हो। चलिए अब हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जानेंगे व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ना, इंटर में चाहे मैट्रिक में बार बार पूछे हुआ कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार का होता है। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार का होता है। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार का होता है? व्यंजन वर्ण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये कंठ, तालु, मृधा, दंत और ओष्ठ के स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका स्पर्श व्यंजन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह कंठ, तालु, मृधा, दंत और ओष्ठ ये सबों के स्पर्श से बोला जाता है। ये सबके स्पर्श से बोला जाता है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पर्श व्यंजन की कुल कितनी संख्या होती है? तो 25 है ना। स्पर्श व्यंजन की कुल कितनी संख्या होती है? तो 25। चलिए आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। पहले ये जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन होता कौन कौन? 25 तो होता है। स्पर्श व्यंजन कौन होता है? 25 को होता है। ठीक है, अब कौन कौन होता है तो देख लेंगे। क वर्ग, क वर्ग में क्या हो जाएगा? क ख ग घ अंग है ना। च वर्ग में क्या हो जाएगा? च छ ज झ ञ, ये सब क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सब क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन होगा, है ना। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। ठीक है, आगे जानेंगे हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में। आगे जानेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। कहता है कि य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? तो य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अर्थात इसका जब उच्चारण होता है ना, तो ये जीभ, तालु, होठ को परस्पर सटाने से होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ये स्पर्श से होता है और ये सटाने से होता है इसका उच्चारण अंतस्थ व्यंजन का, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, है ना। अंतस्थ व्यंजन को एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका उच्चारण बताइए दिए हैं कि जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है। चलिए आगे जानेंगे उष्म व्यंजन के बारे में, है ना। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? कहता है कि उष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि रगड़ से उत्पन्न होने वाली कौन सी, रगड़ से उत्पन्न होने वाली कौन सी व्यंजन होता है ना। तो वो होता है तलाबी सा, मूर्धन्य सा, दंडी सा और ह, है ना। कौन? तलाबी सा, मूर्धन्य सा, दंडी सा और ह, ये क्या हो जाएगा? उष्म व्यंजन हो जाएगा। याद रखिएगा, उष्म व्यंजन कौन हो जाएगा? उष्म व्यंजन हो जाएगा तलाबी सा, मूर्धन्य सा, दंडी सा और ह, है ना। ये हो जाएगा उष्म व्यंजन। उसके बाद दूसरा पॉइंट जानेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। दूसरा पॉइंट जानेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन कौन होता है? संयुक्त व्यंजन होता है अक्षा, त्र, स्र, ज्ञ,
या दो और वर्ग हैं, एक हो जाता है ठ, है ना, बड़ी ठ जिसको कहते हैं, है ना, ये क्या हो जाता है, संयुक्त व्यंजन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे अल्पप्राण के बारे में, महाप्राण के बारे में, घोष के बारे में और अघोष के बारे में। अल्पप्राण क्या होता है? अल्पप्राण क्या होता है? अल्प, अल्प मतलब कम, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब श्वास, मतलब ऐसा वर्ण जिसको बोलने में कम समय लगे, जिसको बोलने में कम जोर देना पड़े, उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। ट्रिक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, क्या? 135 135 इतना ही याद रखिएगा कि अल्पप्राण क्या है तो 135 है, अल्पप्राण क्या है तो 135 है, अल्पप्राण क्या है 135, अल्पप्राण क्या है 135, है ना। 135 का मतलब है कि वर्ण का पहला, तीसरा और पंचमा वर्ग, वर्ण का पहला, तीसरा और पंचमा वर्ग, वर्ण का पहला, तीसरा और पंचमा वर्ग, जैसे क, ग और अंगा, ये क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और पंचमा। ये वर्ण क्या कहलाएगा? ये वर्ण कहलाएगा अल्पप्राण। ये वर्ण क्या कहलाएगा? ये वर्ण कहलाएगा अल्पप्राण। ठीक है, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन को भी अल्पप्राण कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन को भी अल्पप्राण कहा जाता है। उसके बाद जानेंगे महाप्राण के बारे में। महाप्राण के लिए ट्रिक याद रखेंगे 24, महाप्राण की ट्रिक याद रखेंगे 24। 24 मतलब कि वर्ण का दूसरा, दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, है ना, ख और घ, ख और घ, ये क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। उसके बाद उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन और 24 इतना याद रखिएगा, उष्म व्यंजन और 24 होता है महाप्राण, 135 और अंतस्थ व्यंजन होता है अल्पप्राण। उसके बाद याद रखिएगा महाप्राण मतलब जिसमें महा मतलब अधिक, प्राण मतलब श्वास, मतलब जोर, जिसमें अधिक जोर देना पड़े वो क्या होता है? महाप्राण होता है। जैसे, है ना, ख, ख जो बोलते हैं तो उसमें अधिक समय लगता है, अधिक जोर देना पड़ता है ना, ख में अधिक जोर देना पड़ता है, इसलिए क्या है? महाप्राण है। ठीक है, उसके बाद घ, घ को भी ज्यादा जोर देना पड़ता है, ये भी क्या है? महाप्राण। ठीक है, उसके बाद जानेंगे अघोष। अघोष जो होता है वर्ण का, वर्ण का, है ना, पहला और दूसरा वर्ण, वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। उसके बाद तालाबी सा, मूर्धन्य सा और दंडी सा, तालाबी सा, मूर्धन्य सा और दंडी सा, ये क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे घोष। घोष के लिए ट्रिक याद रखिएगा 145, घोष के लिए ट्रिक याद रखिएगा 145। उसके बाद स्वर वर्ण प्लस में यर, ल, व, यर, ल, व और ह, ये क्या हो जाएगा? घोष। और घोष में इतना याद रखिएगा इसमें नाद का उपयोग होता है, घोष में नाद का उपयोग होता है। घोष क्या होता है? घोष जो होता है ना, पहला वर्ण का पहला मतलब क, चौथा मतलब घ और पंचमा मतलब अंग, है ना, वर्ण का पहला, चौथा और पंचमा वर्ण घोष कहलाएगा। अघोष जो हो जाएगा वर्ण का पहला, दूसरा और तालाबी सा, मूर्धन्य सा, दंडी सा, अघोष कहलाएगा। महाप्राण ट्रिक याद रखिएगा 24, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाएगा। अल्पप्राण के लिए ट्रिक याद रखिएगा 135, अल्पप्राण के लिए ट्रिक याद रखिएगा 135। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है मात्रा। मात्रा के बारे में जानेंगे। मात्रा ऐसे जो होता है दोस्तों 3 प्रकार का होता है। मात्रा कितने प्रकार का होता है? मात्रा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुप्त, है ना, कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। लेकिन जनरली हम जानेंगे, हम लोग जो है लगभग 10th लेवल या इंटर लेवल पे हम लोग को पढ़ना है 2 ही प्रकार, या कह ले तो प्लुप्त जो है ये इसमें जो है संस्कृत में केवल इसका उपयोग किया जाता है। प्लुप्त का कहाँ उपयोग किया जाता है? केवल संस्कृत में किया जाता है। इसीलिए हिंदी व्याकरण में अगर पूछेगा, है ना, हिंदी में पूछेगा तो जानेंगे कि मात्रा 2 ही प्रकार का होता है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ।
चलिए प्लुप्त के बारे में जान जाते हैं कि प्लुप्त होता क्या है। प्लुप्त जो होता है दोस्तों उसमें 3 गुना समय लगता है। प्लुप्त में 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व में एक समय लगता है, मतलब कम समय लगता है। ह्रस्व में कम समय लगता है, ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में दुगुना समय लगता है और प्लुप्त में 3 गुना समय लगता है ना। जैसे ओम, ओम बोलकर देखिए, ओम बोलेंगे तो क्या लगेगा कि 3 गुना समय लगता है, मतलब ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लुप्त। ठीक है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि मात्रा 2 ही प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ बातें हैं, है ना, इतना ही तक था, लेकिन कुछ बातें महत्वपूर्ण है वो हम आपको लेकर आए हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब क्या होता है, जो चंद्र बिंदु हो। अनुनासिक का मतलब जो चंद्र बिंदु हो, है ना। अनुनासिक का मतलब जो चंद्र बिंदु हो, है ना। इसका उच्चारण जो है नाक और मुंह से होता है। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, है ना। और इसका जो उच्चारण होता है नाक और मुंह से होता है। जैसे गांव, आंगन, तो इसको देखिएगा, इसका उच्चारण करके तो हमें लगेगा कि ये जो है मुंह और नाक दोनों से इसकी आवाज आती है। तो अनुनासिक के लिए याद रखिएगा, अनुनासिक में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो चंद्र बिंदु का। उसके बाद जानेंगे अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार का उच्चारण जो होता है केवल नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण जो होता है वो क्या से होता है, केवल नाक से होता है। जैसे अंगूर, अंगद बोलकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसका उपयोग केवल नाक से हो रहा है, इसका उच्चारण। उसके बाद महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में जानेंगे। बहुत बार पूछे हुआ और बहुत बार पूछे हुआ महत्वपूर्ण चिन्ह, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है। चिन्ह के बारे में जानेंगे तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है ना। पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है। उसके बाद जानेंगे अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। उसके बाद जानेंगे अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है, अल्प विराम का चिन्ह ऐसा होता है ना। उसके बाद योजक, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। उसके बाद जानेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे हुआ है ना, चिन्ह के बारे में बहुत बार चिन्ह के बारे में पूछे हुआ है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है, सीधे एक लकीर मार दीजिए, यह हो गया पूर्ण विराम। उसके बाद कहता है अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा, अर्धविराम का चिन्ह ऐसा होता है। उसके बाद अल्प विराम, अल्प विराम जिसको कोमा भी कहा जाता है इंग्लिश में ना, ऐसा होता है। उसके बाद योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को हाइफन भी कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। तो योजक चिन्ह का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा, माइनस की तरह, है ना। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जो साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है, ऐसा होता है। उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। इसका उपयोग जानते हैं हम लोग कि कोई दुख सुख, है ना, हर्षोल्लास खुशी वगैरह जहां होता है उसमें हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बहुत इंपोर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है कि कौन सा वर्ण का उच्चारण कहां से किया जाता है। हम लोग तो देखे थे कि स्पर्श व्यंजन के बारे में खाली जाने थे कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, है ना। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कवर, कवर का उच्चारण कंठ से होता है। चवर, चवर का उच्चारण तालु से होता है। टवर, टवर का उच्चारण मूर्धा से होता है। तवर्ग, तवर्ग का उच्चारण दंत से होता है। पवर्ग, पवर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ये हो गया आपका 25 स्पर्श व्यंजन के बारे में, है ना। लेकिन बहुत सारे व्यंजन, है ना, बहुत सारे वर्ण हैं। हम लोग देखे थे कि हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। उसका उच्चारण हम लोग तो 25 के बारे में देखे थे, सबका अलग अलग के बारे में जानेंगे कि किसका उच्चारण क्या होता है ना। तो कहता है कि कवर, कवर का मतलब क ख ग घ अंगा, कवर का मतलब क ख ग घ अंगा। तो क ख ग घ अंगा और अ आ, क ख ग घ अंगा और अ आ, इसका उच्चारण कहां से होता है, तो इसका उच्चारण जो होता है कंठ से होता है। कहां से होता है, कंठ से होता है। कवर्ग और, एक मिनट थोड़ा मोटा हो जाएगा,
है ना। क्या कहता है, कवर्ग। कवर्ग जो होता है वो, और और आ इसका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। कवर्ग याद रखिएगा, कवर्ग पहले तो याद रखेंगे कि कौन कौन सा वर्ण होता है, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 हो गया। पहले याद रखेंगे कि कंठ है ना, कवर्ग कहां से शुरू होता है, तो कंठ से। कवर्ग कहां से शुरू होता है, तो कंठ से। सीरियल बाय क्रम से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कवर्ग, कवर्ग कंठ से। चवर्ग, चवर्ग के बाद जो कंठ के बाद ऊपर आता है वो क्या होता है, तालु। तालु क्या होता है, आपका जो मुंह का ऊपरी वाला भाग है उसको तालु कहा जाता है। मान लो कि ये जीभ है, हमारा ये क्या है, मुंह है। ये जो छत जो होता है, मुंह का जो छत होता है उसे क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, है ना। तो उसके बाद पहले तो वही आएगा, तो कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद कवर्ग, चवर्ग का हो गया तालु। उसके बाद टवर्ग, टवर्ग क्या क्या हो जाएगा, मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, दांत का जो सटल हिस्सा रहता है, दांत के अंदर वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। उसके बाद जानेंगे तवर्ग, तवर्ग तो दांत जमे करते हैं। उसके बाद पवर्ग, ओष्ठ, है ना। तो याद रखेंगे, पहले कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, टवर्ग होता है, तवर्ग होता है और पवर्ग होता है। तो याद कैसे रखेंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये सब के स्पर्श से स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो उसमें आपको लगभग 25 वर्ण की उच्चारण आपको याद हो जाएगा। लेकिन और भी है, और कौन कौन है, कवर्ग और कवर्ग, अ और आ, इसका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है, ठीक है। उसके बाद इसका नाम पूछेगा कि कंठ जैसे जिसका उच्चारण होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कंठय वर्ण, ठीक है। उसके बाद चवर्ग, चवर्ग तो याद है कि तालु, लेकिन स्पेशली याद रखेंगे कि ह्रस्वी और दीर्घी का उच्चारण कहां से होता है, तालु से होता है। और इसका नाम क्या है, तो तालव्य वर्ण है, ठीक है। उसके बाद जानेगा टवर्ग, टवर्ग का और तवर्ग हो या री हो, र हो या मूर्धन्य हो, जानते ही हैं इसको मूर्धन्य से कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। इसका उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से होता है। और इसका नाम क्या है, मूर्धन्य वर्ण। इसका नाम क्या है, मूर्धन्य वर्ण। टवर्ग, री, र और मूर्धन्य सा का उच्चारण मूर्धा से होता है। उसके बाद टवर्ग, टवर्ग हो या ल हो या डंटी स, डंटी स दंत से, डंटी स दंत से। तो टवर्ग, ल, डंटी स का उच्चारण दांत से होता है ना। क्या, टवर्ग, टवर्ग में आ जाएगा त थ द ध न। उसके बाद ल और डंटी स का उच्चारण दंत से होगा और इसका नाम हो जाएगा दंतय वर्ण, ठीक है। उसके बाद पवर्ग, पवर्ग में क्या हो जाएगा, प फ ब भ, इसका उच्चारण होगा कहां से, ओठ से। पवर्ग और उ, ह्रस्व और दीर्घ का उच्चारण कहां से होगा, तो ओष्ठ से होगा। उसके बाद जानेंगे, ये 5 तो जान चुके थे। उसके बाद जानेंगे ए और ए, ए और ए, ए और ए का उच्चारण जो होता है कंठ और तालु दोनों से होता है। ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ए का जो है, ए किन से बनता है, अ जोर ई से, अधन ई से बनता है क्या, ए, है ना। इसीलिए अ देखिए, अ जो है वो क्या हो गया, कंठ, और ई क्या हो गया, तालु। तो ए जो होता है अधन ई से बनता है, इसीलिए कंठ तालु। ए और ए का उच्चारण किससे हो जाएगा, कंठ तालु से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जानेंगे ओ और औ, कंठोष्ठ से। किसे, ओ और औ किससे होता है, तो कंठोष्ठ से होता है। कंठोष्ठ का मतलब आप लोग जानते हैं कि ओ जो है वो किससे बनता है, अजोर उ से, अजोर उ से। उ का उच्चारण जो होता है ओष्ठ से होता है, अ का उच्चारण जो होता है कंठ से होता है, इसीलिए इसको कंठोष्ठ कहा जाता है। ओ और औ का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। उसके बाद जानेंगे कि व का उच्चारण क्या होता है, दंतोष्ठ से होता है, दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, ठीक है। उसके बाद अनुनासिक है ना, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, अनुनासिक है ना, चलिए इसमें लिखा भी शायद नहीं। अनुनासिक वर्ण जो होता है कौन कौन होता है, अंगा, उसके बाद
याम, है ना, उसके बाद त्वर्गीनम, बरीनम और म, ये सब जो होता है अनुनासिक होता है। नासिका मतलब इन सब का उच्चारण जो होता है किससे होता है? नाक से होता है। अंगा, न्या, न, न, म, ये सब का उच्चारण नाक से होता है। स्पेशली हम लोग जानते हैं कि ये वर्ण का पंचमा है ना, तो वर्ग में आता है अंगा, तो अंगा का उच्चारण कंठ से भी होता है। लेकिन स्पेशली अगर कंठ ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन वाला अगर पूछेगा तो अंगा का उच्चारण हो जाएगा किसे? नासिका से। यहाँ का उच्चारण यहाँ का आता है चवर्ग में, है ना, च छ ज झ यहाँ, लेकिन वहां पूछेगा अगर कहे ऑप्शन में रहेगा तालु तो तालु से होगा, नहीं तो इसका उच्चारण स्थान नासिका से होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ चिन्ह के बारे में जो हम आपको ऐसे प्रैक्टिकली बताइए दिए हैं। चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है ना, खास करके 9th 10th या इंटर वाले बच्चे को चिन्ह के बारे में पता ही नहीं चलता, मतलब कि मूर्धा, तालु और क्या कहते हैं वृष्ट के बारे में पता ही नहीं चलता है कि कौन भाग कहाँ होता है। ज्यादातर भाग मूर्धा और तालु का उसके पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो तालु कौन होता है? तालु का आपको ये छत का हिस्सा दिख रहा है, मतलब मुंह का जो अंदर का हिस्सा है, मुंह का जो अंदर का हिस्सा है वो तालु कहलाएगा। दांत का जो नीचे का हिस्सा, ये गांव घर में कहता है इसको ओरियान, है ना। दांत का जो निचला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। उसके बाद दांत को जानवे करते हैं, ओष्ठ भी आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरे बारे में। आज के क्लास के लिए इतना ही, है ना। बहुत बहुत है ना, धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्या पढ़ा है, लास्ट में फिर वही बात कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स जरूर करें, लेकिन मैं आपको ये बातें नहीं कहूँगा, है ना। मैं बस इतना ही कहूँगा आपको कि अगर हमें मेरा पढ़ाई अगर आपको अच्छा लगे, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप मैं अगर सब्सक्राइब हो, शेयर हो, कमेंट हो या और भी अगर चीज हो, इसके अगर हम हकदार हैं तो जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।